नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ अब शेयर कर दीजिए अपने तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहाँ पे करंट अफेयर आता है। तो आपका स्वागत है। तो अभी जो मैं क्लास शूट कर रहा हूँ एग्जैक्टली ये 2 बज रहा है रात का, और मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और कैमरा ऑन मैं नहीं कर सकता उस कारणवश, क्योंकि मेरे बगल में मंदिर है तो डीजे वगैरह भी कार्यक्रम चल रहा है फेस्टिवल को लेके, जिसके कारण मैं दिन के टाइम में या शाम या रात के टाइम में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। सर 12 AM मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने आज 2 बजे रात को इसे रिकॉर्ड करने का सोचा और मैं 2 बजे रात को रिकॉर्ड करके जग के आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस एफर्ट के लिए 1 लाख लाइक जरूर दे दीजिएगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉमिसेस मैंने की हैं आपके साथ वो मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आज करंट अफेयर नहीं हुआ तो ठीक है बच्चे छोड़ दो अपने से पढ़ लेंगे या कुछ, ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपसे जो प्रॉमिस किया हो वो लगातार आएंगे। अगर मेरे बच्चे जितने भी करंट अफेयर मेरे बच्चे देखते हैं उन सारे बच्चों को मेरी तरफ से प्रॉमिस है, उन सारे साथियों को मेरी प्रॉमिस है कि मैं पक्का आपके करंट अफेयर को कंटिन्यू रखता हूँ। अगर कहीं पे भी एक दिन मिस होगा तो आप ये समझिएगा कि कुछ ऐसे निजी कारण होंगे तब जा जिसके लिए मुझे ये मिस करना पड़ा। आइए देखते हैं मॉर्निंग के 5 बजे के कौन से आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे पहले हाइलाइटर चेंज करने दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी सेमी कंडक्टर मिशन को गाइड करने के लिए क्या किया गया है, एक एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है। उस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष है आपके अश्विनी विश्वनाथन। जी हाँ दोस्तों, कौन है? अश्विनी विश्वनाथन है इसके अध्यक्ष। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक 17 मेंबर्स की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो गाइड करेगा किसको? सेमीकंडक्टर मिशन को। इस सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 76,000 का जो टोटल बजट है उसको एलोकेट किया गया है। साथियों, अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो सेमीकंडक्टर जैसे उसको बोलते हैं जैसे आपके फ़ोन में जो चिप होता है ना, जिस चिप से प्रोसेसिंग होती है फ़ोन की, जैसे आप सुनते हो ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, एंड दैट प्रोसेसर उसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर चिप। वो सेमीकंडक्टर जो है ना वो चाइना से बन के आता है हमारे देश में। चाइना तो एक तो पहली बात इसकी दाम बढ़ा रहा है, दूसरी बात जो बनने का जो भी बन के आता है मतलब वो तो भारत में बनता नहीं है, मेक इन इंडिया भी नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट होता है। यानी उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो भारतीय मुद्रा का जो टोटल प्रॉफिट है वो चला जाता है किसके पास? चाइना के पास। इस चीज़ को देखते हुए जहां हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंस की, 75 ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस चीज़ में अभी से हमें क्या करना होगा? छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमने 76,000 का एक बजट एलोकेट किया है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। ये बजट बहुत बड़ा है, इसलिए इसे सही तरीके से एलोकेशन होना जरूरी है। इसलिए इसके लिए क्या बनाया गया है? 17 मेंबर का एक एडवाइजरी कमेटी बनाया गया है जो गाइड करेंगे उसके ऊपर। और इसके अध्यक्ष आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन? अश्विनी विश्वनाथन जी ही रखेंगे, जो कौन है इसके चेयरपर्सन रहेंगे इस कमेटी के। साथ ही साथ नीति आयोग के मेंबर जैसे VK सरवस्त और आपके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी भी रहेंगे इसमें, सेक्रेटरी रहेंगे मिनिस्ट्रियल ऑफ एक्सटर्नल अफेयरेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, इकोनॉमिक अफेयरेंस से, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से। इन सभी को मिला के एक 17 कमेटी की बैठक, 17 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जो सेमीकंडक्टर मिशन को गाइड करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं अभी साथियों गलती होगी तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मे भी मेरे आँख में तो नींद है तो कहीं गलत प्रोनाउंस हो जाए तो आप इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आई होप आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। तो आपका विभिन्न अखबारों के अंदर में आया हुआ था, जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आया हुआ था, मनी कंट्रोल के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप तक ये चीज़ें ऐसी वैसे ही पहुँच गई होगी जैसे मैं आप तक ये पहुँचाना चाहता था। अगर पहुँच गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ने इंक्लूड कर लिया है इलेक्ट्रिक साइकिल को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर में? जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
में इलेक्ट्रिक साइकिल को अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वो पहला स्टेट बन गया है जो इंक्लूड कर लिया है ई साइकिल को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज के अंदर में। तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये तय किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर में इलेक्ट्रिक साइकिल को इंक्लूड करेगी, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कम से कम स्टार्टिंग में जो 10,000 बायर्स होंगे ना, मुझे यहाँ पे हाइलाइटर का कलर चेंज करने दीजिए, जो 10,000 बायर्स होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, 10,000 बायर्स को क्या मिलेगा, 5,500 की पहली सब्सिडीज दी जाएगी। अगर 10,000 जो फर्स्ट बायर होंगे किसके, ई साइकिल के, उनको 5,000 से 5,500 तक की क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ये इंक्लूड करेगा पैसेंजर और कार्गो दोनों ई साइकिल को। लेकिन ई साइकिल इनके नज़र में कौन है, जिसकी स्पीड क्या हो 25 किलोमीटर पर आवर से कम हो, वो पहले 10,000 बायर्स को क्या देंगे, 25% तक की परचेजिंग इंसेंटिव देंगे। इससे क्या क्या होगा साथियों, इससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक में है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को बचाएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं हो। इसीलिए उसको प्रमोट करने के लिए और उसको बूस्टअप देने के लिए हम लोग ने यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है ई साइकिल को इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर में। तो आपका आया हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सोप्लैनेट K2 2016 BLG 0005 LB एक नाम का प्लैनेट आइडेंटिफाई किया गया है। ये प्लैनेट बिल्कुल जुड़वा दिखता है किस प्लैनेट का, तो ये आपको बिल्कुल जुड़वा दिखता है आपका जुपिटर के। जी हाँ साथियों, जुपिटर के बिल्कुल जुड़वा दिखता है ये। अभी एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा क्या किया गया है, रिसेंटली फाइंड किया गया है एकदम ट्विन का मतलब यहाँ पे ट्विन ऑफ जुपिटर। और ये बिल्कुल कितना दूर है, जितना जुपिटर से मतलब जितना सन जुपिटर से दूर है उतना ही वो क्या है, वो जो आपका प्लेनेट फाइंड किया गया है वो भी दूर है जुपिटर से उतना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस के ऊपर। तो जिसका नाम क्या दिया गया है, K2 2016 BLG 0005 LB। वो एक्सो प्लैनेट लोकेटेड 17,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से 17,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक आपकी टीम के द्वारा फाइंड किया गया है, जो किसके द्वारा यूज करके फाइंड किया गया है, नासा के एक केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। साइंटिस्ट ने यूज किया कौन सा थ्योरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिवली एंड द मेथड ऑफ आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंस टू स्पॉट दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को स्पॉट करने के लिए विभिन्न विभिन्न तरह की थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे उसमें से एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिवली आपका ग्रेविटेशनल है, उसको इस्तेमाल करके इसको फाइंड किया गया है। तो आपको इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, K2 2016 BLG 0005 LB। और ये एक्सोप्लैनेट भी इसे बोलते हैं, द एक्सोप्लैनेट इसका नाम दिया गया है, जो कितना दूर है, 17,000 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द मिंट के अंदर में आया हुआ था, साइंस एंड अलर्ट के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन है आज का कि अभी हाल ही में CEEW की एक रिसेंट स्टडी के दौरान क्या पता चला, यह पता चला कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, आग लग रहा है दशक के अंदर में। 2 दशक के अंदर में, 2 दशक कितना होता है साथियों, 2 दशक होता है 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में ये देखा गया, मैं माउस से लिखता हूँ इसलिए मे भी आप मेरी राइटिंग को नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं बोल भी देता हूँ। 20 ईयर्स में सबसे ज्यादा आग किस स्टेट के जंगलों में लगा है, तो इसका आंसर है मिजोरम। जी हाँ साथियों, मिजोरम में सबसे ज्यादा आग लगा है। तो CEW की बात करें, इसकी तो फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, जो क्या की है, बताई है कि सब जो 2 दशक में आग लगने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट में बढ़ चुकी है। मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन अ चेंजिंग क्लाइमेट इस स्टडी के दौरान, स्टडी का टाइटल याद रखिए साथियों कि टाइटल क्या है, मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये टाइटल दिया गया है जिसमें ये स्टडी किया गया है, और ये स्टडी किसके द्वारा किया गया है, CEW के द्वारा, जिन्होंने यह फाइंड किया है कि 2 दशक में सबसे ज्यादा आग लगे हैं कहाँ पे, मिजोरम के अंदर में। तो मोर देन 62% इंडियन स्टेट्स आर प्रूव टू बी हाई इंसेंटिव फॉरेस्ट लाइफ, यानी 62% इंडियन फॉरेस्ट क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं, यानी 62% इंडियन फॉरेस्ट जो है बढ़ चुके हैं फायर से।
यानी आप ये समझो बढ़ चुके हैं फायर से। यहाँ क्या मतलब है मेरा कहने का, फायर से नहीं बढ़ेगा बेटा, यहाँ पे वो मतलब नहीं है साथियों। मेरा क्या मतलब है कि जो आग लगने की क्षमता है ना वो 62% बढ़ चुकी है। समझ रहे हो इस बात को, कि पहले कुछ परसेंटेज था और उस वो अब क्या हो गया 62% हो चुका है टोटल। और सबसे टॉप पे आपका इसका मिजोरम है, दो जो 20 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा भीषण आग वहाँ पे लगी है फॉरेस्ट के अंदर में। और 95 आपका परसेंट तो डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट्स हैं फायर के, बिल्कुल फॉरेस्ट फायर के। इस फॉरेस्ट फायर से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं बहुत सारे, जिसके कारण बहुत सारे एनिमल्स का नुकसान होता है, साथ ही साथ हमारा नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली इनको भी प्रोटेक्ट करने का बहुत सारा बात चल रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट विभिन्न तरह की स्कीम्स भी लाएंगी। तो आपके आया हुआ था उरिस स्पॉट्स पोस्ट के अंदर में, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के द्वारा इस बार का मॉनेटरी पॉलिसी क्या तय किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट तय कर दिया गया है। और अप्रैल 2022 के लिए अब रेपो रेट क्या तय किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपका रेपो रेट है 4%। यहाँ आंसर मेंशन नहीं किया गया है, 4% आंसर होगा इसका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का द्वारा रेपो रेट वापस से अनचेंज, यानी 4%। तो 11 साल से कंसेक्यूटिव ईयर, यानी 11वें बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा यह तय किया गया है कि जो रेपो रेट है वो 4% ही रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है नहीं होता है, अच्छे तरीके से एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लाने की मैं सोच रहा हूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझा दूँ, जिसमें मैं अच्छे से बता दूंगा रेपो रेट क्या होता है। अगर मैं अभी बताऊंगा सुबह सुबह तो आप में भी उतना नहीं समझ पाओगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। मैं पूरी डिटेल वीडियो लाना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को चाहते हो ऐसे कोई वीडियो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आरबीआई द्वारा तय कर गया है। तो अभी आरबीआई के जो अपने गवर्नर है कौन है, शशिकांत दास जी, उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वोट किया है क्या कि हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए रेपो रेट के रेट को, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी 3.35% ही रखना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को भी और बैंक रेट को भी हम लोगों ने क्या रखा है, अनचेंज रखा है। यानी इस बार कुछ भी नहीं बदला गया है, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों की इनकम कम हो चुकी है। इस केस में अगर लोग रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जो लोग बर्बाद हैं वो पूरे और बर्बाद हो जाएंगे और परचेसिंग पावर बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी लोगों की। तो आरबीआई के शुरू से जब से कमेटी बनी है मॉनेटरी पॉलिसी की, उनका यही मानना है कि 4% तो एकदम आइडल है, इससे ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। 1% इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया आपने, अगर 0.5% भी एक्स्ट्रा कर दिया तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा भूचाल मच जाएगा। इसलिए 4% एकदम हाईएस्ट माना गया। इससे आप कम रख सकते हो, लेकिन 4% से तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है आपको। तो इसके ऊपर आया हुआ था आपका इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर में और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। रिपोर्ट और इंडेक्स सीरीज मैंने चालू किया है, कल पहली वीडियो आई उसके ऊपर, आप जाके उस पर देख सकते हैं। कल 11 बजे प्राइमर हुआ था, आप जाके देखिए। ऐसे ही रिपोर्ट्स और इंडेक्स की पूरी मैं सीरीज बना रहा हूँ और उसमें आपका ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स होंगे पिछले वाले पीटी से लेके इस वाले पीटी के 1 महीने के पहले जितने रिपोर्ट्स और इंडेक्स होंगे उन सबको मैं कवर कर दूंगा। वेदर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में इंडेक्स एंड रिपोर्ट आते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वो कर रहा हूँ ना जो हमेशा एग्जामिनेशन पूछती हैं। हर एग्जामिनेशन वो रिपोर्ट्स पूछती हैं, तो मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 10 रिपोर्ट्स निकालें तो 10 में मैं बता दूंगा, क्योंकि कोई बहुत ही प्रोबेबिलिटी जिसका कम है आने का उनको मैं कवर नहीं कर रहा। अगर आप बोलोगे तो मैं सब कवर कर दूंगा, लेकिन ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ना हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए ताकि आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एफर्ट और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आप ही का चैनल है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए मॉर्निंग का करंट अफेयर।
तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।